वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। और आप लोगों ने लगभग फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, सबमिशन कर दिया होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सहायक संपरीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, नगर निवेशक, राजस्व अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी और साथ में जो पटवारी की वैकेंसी पब्लिश हुई थी, इसमें आपने क्या चॉइस फिलिंग करी है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मुझे जो जहाँ तक याद आ रहा है, जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें और वैकेंसीज थी जिसमें उसमें शिक्षक का भी था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि शायद ये वाला प्रकरण अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, या विचाराधीन नहीं भी होगा, या मान लीजिए कि डिसीजन हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि आपका नंबर ज़्यादा है और आपको कम पेमेंट स्केल वाली जॉब मिले, या आपका नंबर कम है और आप ज़्यादा स्केल वाली जॉब पा जाएं। तो ये जो विसंगतियां बाद में निर्मित होती हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, ये चीज़ ना हो। और मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक केस नहीं हुआ है उसमें, लेकिन मेरी जानकारी में है कि 2015-16 में जो कंबाइंड पेपर हुआ था ग्रुप 5 का, उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट का जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया था, वो रखा गया था ट्वेल्थ बायो। और मैं बताता चलूँ आपको, ट्वेल्थ साइंस लिखा हुआ था, बायो भी नहीं था उस समय। तो उसमें मैथ वाले भी आ गए थे, वो चीज़ दूसरी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग जिनका ज़्यादा नंबर था, तो प्रेफरेंस गलत भरने की वजह से दे आर वर्किंग एज अ लैब अटेंडेंट। और जिनका प्रेफरेंस सही था और नंबर कम थे, दे आर वर्किंग एज लैब असिस्टेंट। क्योंकि उस समय जो लैब असिस्टेंट की क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी, वो ट्वेल्थ साइंस रखी गई थी, और स्केल दिया गया था ग्रेड पे 2800 का ग्रेड पे, और लैब अटेंडेंट का ग्रेड पे 1300 है। तो एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रेफरेंस भरते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। या फिर आप अपनी सहूलियत के अनुसार चयन करें कि नहीं, हमारे लिए यही ठीक है क्योंकि हमारे घर के पास में है और हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तो थोड़ा पैसा कम ही मिले तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन हम अपने घर के आसपास रहेंगे। दूसरी चीज़, यदि आप मतलब किसी रिजर्वेशन के तहत जॉब सिक्योर कर रहे हैं, तो यदि आप जॉब सिक्योर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से फिर भरिए कि भाई हमको, चलिए 28,700 में यदि हमारी ये पोस्ट क्लियर होती है तो अच्छी बात है। जॉब सिक्योरिटी के आधार पर हमको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हमको 28,700 का नहीं चाहिए, यदि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये आपके कैलिबर के ऊपर है, आपकी क्वालिटी के ऊपर है कि आप कैसा कर पाते हैं। तो फिर आप उस हिसाब से अपना जॉब प्रेफरेंस या पोस्ट प्रेफरेंस चुनिए। अब आइए बात करते हैं, हम 4-5 बात ही करेंगे जो मुख्य मुख्य मुझे जो लगती हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और जो मैंने देखा है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा पहले कि जो जिन पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, उनको तो आप साइड कर दीजिए। पहला काम, उनको आप जब आप रफ वर्क करें तो उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसको भी मैंने लिख लिया है, उसको आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए। फिर आइए अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब जैसे कहीं पे लिखा रहता है ग्रेजुएशन में सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित एक विषय के रूप में हो, तो साइंस बायो वाले तो उसमें नहीं भर सकते, लेकिन जो पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि हमको किस किस पोस्ट में चयन लेना है। अब आइए हम पहली जो बात रखेंगे वो पेमेंट स्केल के आधार पर करेंगे। दोस्तों, यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पेमेंट स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा, पे स्केल का। आप यदि जैसे हम जिन पोस्टों को कह रहे हैं कि आप आउट कर दीजिए क्योंकि सामान्य ग्रेजुएशन वाले नहीं भर सकते, जैसे बीलिप की पोस्ट हो गई, बीई वाली पोस्ट जो हो गई, इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट हो गई, वो कैंडिडेट वो अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वो पोस्ट में सामान्य ग्रेजुएशन वाले नहीं भर सकते। सामान्य ग्रेजुएशन का अर्थ मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ वो मैथ वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, आर्ट वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए,
और ये प्रबंधन वाले हो गए, तो उसको अपने हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पे स्केल देखेंगे। हम सपोज करते हैं कि 28,700 का जो वेतनमान दिया हुआ है, वहाँ पे हम देखते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट, एज अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में यदि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर 25,000 वाला, फिर 21-22 हज़ार वाला, फिर 19,000 वाला, और लास्ट में फिर यदि 1,300, 1,500, 500 वाली हों, फिर लास्ट में हम जो संविदा की पोस्ट निकली हैं उनको देखेंगे। ऐसा ऐसा हम पोस्ट प्रेफरेंस देंगे पे स्केल के आधार पर। अब सपोज करिए कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन तो ये बनता है कि आप एज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप पहले 28,700 का चयन करें, फिर 25,000 का चयन करें, ठीक है, फिर 21,000 स्केल वाली चयन करें, फिर 19,500 वाली करें, फिर आप करें आपका ये जो संविदा वाली पोस्ट है, जिसमें कुछ में 14,000 दिया है, कुछ में 8,000 मासिक मानदेय दिया है, और इसमें साथ मैंने देखा है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, जिसमें स्केल तो दिया है लेकिन उसमें एक मुश्त प्रति मानदेय वो संविदा की तरह ही मानी जाएगी। तो ये चीज़ हो गया कि आप ईडब्ल्यूएस को लेकर स्केल वाइज नीचे चले आएँ, ऐसा कर लें। या जैसे मान लीजिए किसी में जैसे 28,700 का स्केल है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की सीट है और कुछ ऐसी हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको जॉब सिक्योर करते हुए चलना है तो जैसे मैंने पहले बताया, और यदि उस हिसाब से नहीं करना है तो आप ईडब्ल्यूएस की भरें और सेम स्केल में दूसरे पद के लिए आप एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर दें। तो ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दो ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपका मार्क्स कितना आ रहा है, बाद में आपको कहाँ पे चयन मिल रहा है, वो दूसरी बात है, ठीक है। अब इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एक काम करें, वो देख लें कि स्केल वाइज देख लें कि किस पोस्ट में कितनी कितनी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं, ऐसा कर लें। और जैसा मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए कहा, उस हिसाब से चयन कर लें। एक बार फीमेल कैंडिडेट्स के रूप में आप उसमें पार्टिसिपेट कर लें जिसमें वैकेंसी हैं, और सेम सेकंड मतलब नंबर 2 में आप एज अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट कर लें, या जॉब सिक्योर करते हुए पहले फीमेल पूरी भर लें लास्ट तक, संविदा तक, या कि फिर फीमेल कैंडिडेट देन अनरिजर्व कैंडिडेट देन अनरिजर्व कैंडिडेट देन फीमेल कैंडिडेट देन फीमेल कैंडिडेट, इस तरह से आप रफ वर्क कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो पहले अपना रिजर्व सीट के लिए भर लें, फिर एज अ ओपन कैंडिडेट अनरिजर्व पोस्ट के लिए उनका जैसा रहता है उस हिसाब से वो चुन लें। फिर आती है बात दोस्तों 19,500 और 21,000, पटवारी वर्सेस डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे यदि आपकी एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा मेंटल और फिजिकल एबिलिटी। यदि आपको 9 to 4 जॉब करके अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप इसमें भरें। और यदि आपको ये लगता है कि नहीं मैं बाहर का भी काम कर सकता हूँ और ऑफिशियल वर्क कर सकता हूँ, मतलब फील्ड में पटवारी प्रतिवेदन देना, नामांकन, सीमांकन फील्ड में जाके करना, तो आप पटवारी का प्रेफरेंसेस ऊपर कर दीजिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर का नीचे कर दीजिए। यदि आपको ये चाहिए कि नहीं 9 to 4 हमको काम करना है, फिर हमको घर की भी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरी तरह और अच्छी तरह से निर्वहन करना है, तो 9 to 4 करिए। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इसके बाद आप संविदा की भर दीजिए। पटवारी वैकेंसीज में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे रफ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने बातें ऊपर कही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो यहाँ भी अप्लाई करें, जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करी वो यहाँ भी अप्लाई करें। पर एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका घर के आसपास देख लीजिए और ये देख लीजिए कि यहाँ पे मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो आप घर के आसपास करिए,
क्योंकि नौकरी का एक उद्देश्य तो ये भी होता है ना कि आप घर घर के काम भी करने हैं, घर को भी बनाना है। कि आप नौकरी यहाँ कर रहे हैं और घर आपका बहुत दूर है, तो फिर आने जाने में भी दिक्कत होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाद में ट्रांसफ़र होना, क्या होना, कैसा होना, ये दूर की बात है। यदि हम पहले ही समझ लें, पहले ही उसको मैनेज कर लें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो ये कुछ बातें थीं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और शेयर किया है मैंने। तो अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं लिख कर बता सकूं। बाद में कभी ऐसा चांस बनता है तो मैं लिख कर भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों, अनुरूप हों, लॉजिकल हों, तो आप उसको एप्लीकेशन सबमिट करने की प्रक्रिया में ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आपको बाद में गिल्टी ना फील हो, बाद में परेशान ना होना पड़े। बाकी समय की जैसी इच्छा होगी वैसा तो होगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।